डियर स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस की 12th क्लास का फर्स्ट बुक का यूनिट 3 न्यू सेंटर्स ऑफ पावर सत्ता के नए केंद्र का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले मैं 2 वीडियो डाउनलोड कर चुकी हूँ, तो जिन स्टूडेंट्स ने पहले 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो वे स्टूडेंट्स वो पहले 2 वीडियो देखें, तभी उनको ये थर्ड पार्ट समझ आएगा। इस वीडियो में हम नए सत्ता के केंद्र इज़राइल और रशिया के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम इज़राइल के बारे में पढ़ेंगे। इज़राइल इज़ ए country in southwestern Asia on the eastern side of the Mediterranean Sea। इज़राइल राज्य भूमध्य सागर के पूर्वी किनारे पर दक्षिण पश्चिमी एशिया का एक देश है। इज़राइल के पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन थे। चित्र में आपको इज़राइल का फ्लैग दिखाया गया है। डेविड बेन गुरियन क्या थे? इज़राइल के पहले प्रधानमंत्री थे और उन्होंने 14 मई 1948 को इज़राइल राज्य की घोषणा की। इज़राइल यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग बन गया था 11 मई 1949 को। इज़राइल का 60% क्षेत्र रेगिस्तानी है और 20% जो है अर्ध शुष्क भूमि है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, रक्षा और खुफिया के मामले में इज़राइल संसार का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है। इज़राइल में 2 धर्म माने जाते हैं। पहला है यहूदी धर्म और दूसरा है ईसाई धर्म। इज़राइल के ज़्यादातर नागरिक अरब, मुस्लिम, यहूदी और ईसाई हैं। इज़राइल की कैपिटल राजधानी जेरूसलम है और इज़राइल की जो करेंसी, जो मुद्रा यूज़ होती है, वो न्यू शेकल के नाम से जानी जाती है। इज़राइल की ऑफिशियल लैंग्वेज अरबी है और इज़राइल की जनसंख्या 88.8 लाख है। इज़राइल के अंदर संसदीय लोकतंत्र है और इज़राइल के अंदर जो मेन धर्म है वो यहूदी धर्म है। इज़राइल का लिटरेसी रेट 97.8% है और इज़राइल का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 37,058.8 करोड़ US$ है। जेरूसलम इज़राइल की राजधानी है। इट इज़ ए कैपिटल ऑफ इज़राइल एंड कंसिडर्ड एज ए होली प्लेस फॉर द क्रिश्चियंस बिकॉज इट इज़ द बर्थ, मिनिस्ट्री, क्रूसिफिक्शन एंड रिसर्केशन ऑफ जीसस। यरूशलेम इज़राइल की राजधानी है और यह ईसाइयों का एक पवित्र स्थान माना जाता है, जैसा कि आपको चित्र में भी दिखाया गया है, क्योंकि यहाँ पर यीशु का जन्म हुआ था और यहाँ पर यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था और उनका पुनरुत्थान भी हुआ था। इज़राइल के अंदर वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, बहुत अच्छी तरह से विकसित परिवहन प्रणाली है। टूरिज़्म इज़राइल में बहुत अच्छा है, बहुत से लोग इज़राइल में घूमने के लिए जाते हैं और पर्यटन आय का एक अच्छा स्रोत है। लोग इज़राइल में पुरातत्व, धार्मिक स्थानों, संग्रहालय और समुद्र के तटों पर जाते हैं। इज़राइल में एक 6th डे वॉर हुई थी। यह अरब और इज़राइल के बीच में लड़ी गई थी 5 से 10 जून के बीच में और 1967 में लड़ी गई थी। इसमें वार में क्या हुआ था, अरब जो है जेरूसलम, जो कि एक पवित्र स्थल माना जाता है, उस पर कब्ज़ा करना चाहता था। तो इज़राइल
इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया ने मिलकर अरब देशों के साथ युद्ध किया और इज़राइल ने बहुत सारे अरब क्षेत्र पर कब्जा भी कर लिया। ब्लैक सितंबर एक ओलंपिक ट्रेजेडी के रूप में जाना जाता है और इस दिन 11 ओलंपिक प्लेयर्स को मार दिया गया था। यह घटना वेस्ट जर्मनी के म्यूनिक में हुई थी और इस घटना को अंजाम देने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम था ब्लैक सितंबर ऑर्गेनाइजेशन। यह घटना 5 सितंबर 1972 को हुई थी और इसका उद्देश्य था इज़राइल की ओलंपिक टीम के प्लेयर्स को मारना। इसका कारण था इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में जो भी विवाद थे, उसके कारण ये ब्लैक सितंबर 1972 हुआ था। ब्लैक सितंबर ऑर्गेनाइजेशन एक आतंकवादी संगठन है जिसने 1972 के ओलंपिक खेलों में 12 इज़राइल के ओलंपिक खिलाड़ियों को मार दिया था। इस नरसंहार के बाद इज़राइल के प्रधानमंत्री हर एक प्लेयर के घर पर गए और आतंकवादियों को मारने के लिए 30 साल का मिशन शुरू किया। ऑपरेशन थंडरबोल्ट एक सक्सेसफुल काउंटर टेररिस्ट होस्टेज रेस्क्यू मिशन है जिसको इज़राइल के डिफेंस फोर्सेस ने अंजाम दिया था और यह 4 जुलाई युगांडा में के एयरपोर्ट पर हुआ था। ऑपरेशन थंडरबोल्ट क्या था? ऑन 4 जुलाई 1976 द टेररिस्ट ग्रुप hijacked an Israeli airlines carrying 100 passengers. They took the airlines to Entebbe airport in Uganda. The terrorist group demanded the Israel to relieve the Arab soldiers, but Israel ignored the demands and started Operation Thunderbolt. The commandos of Defense Forces of Israel started successful counter-terrorist hostage rescue mission and got back the Israeli citizens. 4 जुलाई 1976 को आतंकवादी इजरायली एयरलाइनों को अपहरण कर युगांडा के एंतेबे हवाई अड्डे पर ले गया। इजराइल के रक्षा बलों ने आतंकवादियों के विरुद्ध बंधक बचाव अभियान का सफल काउंटर शुरू किया और वो इजराइल के नागरिकों को वापस ले आया। इजराइल का सैन्य संगठन संसार में 17वें स्थान पर है। इजराइल एक अकेला देश है जिसकी सेना के अंदर महिलाएं भी हैं। इजराइल में 18 साल के बाद हर पुरुष को 3 साल की ट्रेनिंग लेनी होती है, कंपलसरी ट्रेनिंग लेनी होती है, और हर फीमेल को, हर महिला को 2 साल की अनिवार्य मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी होती है। फायर डोम दुनिया का पहला ऑपरेशनल एंटी आर्टिलरी रॉकेट डिफेंस सिस्टम है। इजराइल में एक स्टॉक एक्सचेंज है तेल अवीव, जो कि एक कंप्यूटर ट्रेडिंग के लिए पूरी तरह अनुकूलित है। अगर कोई भी आपातकाल होता है तो इसके अंदर भूमिगत बंकर बनाए गए हैं। इजराइल के अंदर हाई टेक पार्क भी बना हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा सौर वलयक यंत्र बेन गुरियन राष्ट्रीय सौर ऊर्जा केंद्र भी इजराइल के अंदर है। भारत और इजराइल के बीच में बहुत अच्छे संबंध हैं और यहाँ पर कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम होते रहते हैं इजराइल और इंडिया के बीच में। भारत को इजराइल एक प्राचीन राष्ट्र के रूप में जानता है और इजराइल के एम्बेसी दूतावास के द्वारा बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
भारत और इज़राइल के बीच में बहुत अच्छे संबंध है और इन संबंधों का मेन कारण है रक्षा और कृषि। भारत इज़राइल से बहुत सारे सैन्य उपकरण खरीदता है और इज़राइल जो है भारत के को बहुत सारे रक्षा उपकरण और कृषि में भी सहायता करता है। चित्र में आपको एक कार्टून दिखाया गया है। पहला क्वेश्चन है, कार्टून क्या दर्शाता है? यह इजरायली सेना द्वारा लेबनान पर हमले में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का प्रतिनिधित्व करता है। यह बता रहा है कि इजरायली सेना द्वारा जब लेबनान में हमला हुआ तो संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका थी। कार्टून के अंदर एक व्यक्ति दिखाया गया, आपको बताना है वह व्यक्ति कौन है। यह संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। यह कार्टून क्या संदेश दे रहा है? यह संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता पर संदेश देता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक प्रस्ताव पारित करने के बावजूद इज़राइल के बलों ने उसका पालन नहीं किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक प्रस्ताव भेजा, उसके बाद भी इज़राइल ने पालन नहीं किया था और इज़राइली सेना ने लेबनान पर हमला कर दिया था। अगला देश हम पढ़ेंगे रशिया। सोवियत संघ का विघटन 26 दिसंबर 1991 को हुआ था और उसके बाद संसार के मानचित्र पर एक नया देश उभरा था, रशिया, जो कि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। रशिया का क्षेत्रफल संसार में सबसे अधिक है और जहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो रशिया है और ये रशिया की जो मुद्रा है वो रूबल है। आप चित्र में रशिया का फ्लैग देख रहे हैं। ऊपर वाइट, ब्लू और नीचे रेडिश लाइन है। ये रशिया का फ्लैग है। रशिया की जीडीपी संसार में 11वें नंबर पर है। रशिया के पास बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज, खनिज संसाधन और तेल के भंडार हैं। इट इज़ ए न्यूक्लियर स्टेट with a huge stock of sophisticated weapons। यह एक परमाणु राज्य है जिसमें परिष्कृत हथियारों का एक विशाल भंडार है। रशिया इज ए परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। रशिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य है। मॉस्को जो है रशिया की राजधानी है और यह एक पर्यटक स्थल है। रशिया भारत को फाइटर प्लेन, सैन्य हथियार, केमिकल्स और अंतरिक्ष अन्वेषण उपग्रह भेजता है, निर्यात करता है। भारत और रशिया के बीच में बहुत अच्छे संबंध हैं। रशिया के साथ मिलकर भिलाई में इंडिया के ने स्टील प्लांट्स लगाए हैं, हैवी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लिए गए हैं। भारत को कश्मीर के मुद्दे पर रशिया के से बहुत अच्छा संबंध है और वो कश्मीर के मुद्दे पर वो भारत की हमेशा सहायता करता है और भारत का पक्ष लेता है। भारत और रूस के बीच में एक सैन्य संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे 1971 में, जब भारत को सैन्य सहायता की ज़रूरत थी। भारत और रूस के बीच में कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम भी होते रहते हैं। भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तब भारत ने रूस के साथ एक सैन्य संधि पर हस्ताक्षर किए थे। आई होप आपको यह वीडियो समझ आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ध्यान से देखें। Thank you very much.